दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डायनामिक केबल का जो रिसेंटली रिजल्ट आया है उसके क्वार्टर टू को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। कंपनी की कॉन कॉल में जो भी बातें हुई है, जो मैनेजमेंट और एनालिस्ट के बीच में जो डिस्कशन हुआ, उसको पूरा हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे। और कंपनी आगे फ्यूचर में क्या गाइडलाइन कंपनी ने दी है, क्या कंपनी का ऑर्डर बुक साइज़ है और कंपनी के बिजनेस में क्या चल रहा है, इसको पूरा अच्छे से हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस एक वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी और दूसरी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अपना टाइम भी बचाइए और उस टाइम को इन्वेस्टिंग में लगाइए। इन्वेस्टिंग सीखने के बारे में लगाइए। इसके पहले हमने केबल से रिलेटेड जो केबल सेक्टर है उसके अंदर हमने दो कंपनी को एनालाइज किया था। पहले हमने एनालाइज करी थी पॉलीकैब इंडिया को, और दूसरा हमने एनालाइज किया था के इंडस्ट्री को। हमने अच्छे से डिटेल में एनालाइज किया था। चाहे तो आप उन दोनों वीडियो को भी इस चैनल पर प्रेफर कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के बिजनेस वाइज बात करें तो बिजनेस सेगमेंट वाइज हम इसको समझते हैं। तो कंपनी क्या करती है, केबल्स बनाती है। पहला, ये तीन तरह के बिजनेस सेगमेंट के अंदर है। एक तो ये हाई वोल्टेज वाली केबल्स बनाती है, दूसरा लो वोल्टेज वाली केबल बनाती है, तीसरा ये कंडक्टर्स और अदर आइटम जो इनके बनाती है। तो हाई वोल्टेज की केबल की बात करें तो इस H1FY26 के अंदर इस जो सेगमेंट है उसका लगभग 55% का यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है इसका, हाई वोल्टेज जो केबल्स होती हैं उनका। और अगर देखा जाए तो ये है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है पूरी कंपनी की टॉप लाइन के अंदर। दूसरा जो इनका सेगमेंट है वो है लो वोल्टेज केबल का, जो जिसने लगभग 37% का इस H1FY26 के अंदर जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन रखता है कंपनी के पोर्टफोलियो का, जो पूरा इंटायर पोर्टफोलियो है, क्योंकि फर्स्ट जो एच वी जो केबल्स है यानी हाई वोल्टेज केबल, उसका 55% का योगदान है H1 के अंदर। और जो दूसरा ये LV जो केबल्स है उसका यहाँ पर 37% का योगदान है। अगर हम कंडक्टर और अदर आइटम की बात करें तो यानी कि 55 प्लस 37 दोनों को मिलाते हैं तो 92 बनता है। तो रेस्ट 100 के पोर्टफोलियो में से रिमाइंडिंग बचा 8%। तो 8% जो कंट्रीब्यूशन है पूरे टोटल रेवेन्यू में, वो है यहाँ पर कंडक्टर्स और अदर्स जो है प्रोडक्ट्स इनके, उनका ये योगदान है। अगर हम कस्टमर्स वाइज बात करें तो कंपनी ने 78% प्राइवेट सेक्टर से इनके कस्टमर हैं, और 12% जो इनके कस्टमर है वो गवर्नमेंट कस्टमर है, और जो 10% है वो इनका एक्सपोर्ट है। ये बताता है कि कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर वाले जो कस्टमर हैं उनकी तरफ ज़्यादा मूव ऑन कर रही है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट को छोड़कर, गवर्नमेंट के कस्टमर को छोड़कर। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट का टेंडर होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसको करने में जितनी कॉस्ट आती है उससे ज़्यादा उस पेमेंट को निकलवाने में लगता है। यानी कि जो गवर्नमेंट की जो पेमेंट साइकिल होती है वो थोड़ी डिले होती जाती है। इसकी वजह से कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल और कंपनी के जो फंड है या फिर फाइनेंशियल्स पर उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो कंपनी ज़्यादातर कोशिश कर रही है कि वो गवर्नमेंट जो सेक्टर है उससे हटकर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस अपना रेडी करें। दूसरा, अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, तो जो कंपनी के जो जहाँ जहाँ पर सेगमेंट वाइज जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है इनके पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, स्मार्ट मीटरिंग के अंदर और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इनको सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड है। और जो नेक्स्ट फेज जो ग्रोथ आएगी कंपनी के अंदर, यानी कि H2 की ग्रोथ ज़्यादातर इसी डोमेन से आएगी, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन से, स्मार्ट मीटरिंग से, और तीसरी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से इनको आगे वाले क्वार्टर के अंदर ग्रोथ मिलेगी। तो ये था कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, और ओवरऑल जो इनके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्या है उसके बारे में। अब जो कॉन कॉल के अंदर जो बातें डिस्कशन हुई उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर बुक के बारे में। तो कंपनी के पास लगभग 721 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और जो इनके प्रोजेक्ट्स है यानी कि EPC जो इनके क्लाइंट्स है, EPC की हमने पहले भी बात करी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और जो सी आता है कंस्ट्रक्शन वाला एरिया, वहाँ पर जो इनके प्रोजेक्ट है वो डिले हो गए हैं। उसका रीज़न है कि एक तो वाइड रेंज में मानसून आया और दूसरा फेस्टिवल आ गया। इसकी वजह से जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो गए हैं। और जैसे-जैसे अब इनके प्रोजेक्ट, क्योंकि मानसून भी ऑलमोस्ट चला गया है, और जो फेस्टिवल सीज़न है वो भी जा चुका है, तो अब इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रैपिडली स्पीड से ये इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं EPC वाले, वो जल्दी-जल्दी होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो नेक्स्ट क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में इनके जो रिज़ल्ट है और भी इससे बेहतरीन आ सकते हैं। तो यहाँ पर डिले होने की वजह से जो नए ऑर्डर है उसको ये प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से इनके जो ये जो प्रॉब्लम है ये लोग फेस कर रहे हैं। अगर इसके ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो 50 से 60 बेसिस पॉइंट पर इंक्रीज़ हुआ है। और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का कहना है कि उनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो 10% के आसपास सिर्फ जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसमें रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि कंपनी के जो एम्प्लॉय और एडमिन कॉस्ट इस बार बढ़ी, उसका रीज़न ये है
क्योंकि जो कंपनी ने इस बार न्यू हायरिंग करी है, नए टैलेंट को अपने ऑन बोर्ड किया है ताकि वो फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं या फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोजेक्ट हैं उनको जो जितने भी इनके टाइप्स वगैरह हैं उनको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके, इसलिए कंपनी की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है इस बार बढ़ी है। और अगर हम कैपेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी का जो है लगभग टोटल कैपेक्स FY 26 के अंदर 40 से 50 करोड़ के समथिंग होने वाला है। अगर H1 की बात करें तो इन्होंने लगभग 25 करोड़ के आसपास का अभी तक कैपेक्स किया है, और एडिशनली इनका जो बाकी H2 है उसके अंदर इनका 15 से 20 करोड़ का कैपेक्स करने की इनकी प्लानिंग है। और ये इन्होंने जो ज़्यादातर जो इनका कैपेक्स हुआ है वो ग्रीनफील्ड प्लांट पे हुआ है। इनके न्यू ग्रीन प्लांट और कैपेसिटी एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्होंने लगभग 35,000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट लिया है, जिसका ये सिर्फ 50% हिस्सा ही अभी यूटिलाइज करेंगे, और उस पे और बाकी का जो 50% हिस्सा है उसको अभी छोड़ेंगे ये, ताकि फ्यूचर के अंदर कभी भी इनको अगर नीड पड़ेगी तो उसके बेसिस पे ये उस पर ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करेंगे। और इस जो एक्सपेंशन के अंदर कंपनी का फोकस है कि वो सोलर के डीसी केबल मार्केट के अंदर एंट्री बना सके, तो उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर यहाँ पर करेंगे। और इनका जो ये उम्मीद है कि ये जो प्लांट है वो H2 FY 26 के जो एंड है उस तक ये बन के रेडी हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसको ये कमर्शलाइज कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY 27 से। और इनका जो कंपनी का टारगेट है कि इसमें एसिड टर्नओवर लगभग 6 टाइम होना चाहिए इसके जो एसिड्स है उस पे, उसके कंपेयर में, और जो इन्वेस्टमेंट है उसके कंपेयर में। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रेटजी और न्यू मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहला है सोलर केबल्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी ने ग्रीनफील्ड प्लांट अभी सेटअप किया है ताकि वो जो सोलर डीसी केबल्स है उस मार्केट के अंदर एंट्री कर सकें, और जो इनके पास में अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उससे इनको और ज़्यादा बिजनेस ये जनरेट कर सके इस नए प्रोडक्ट के साथ में। दूसरा इनका जो फोकस है वो EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाले केबल्स पर। तो कंपनी ने कहा है कि अभी मतलब नियर टर्म के अंदर कोई इनकी स्ट्रेटजी नहीं है, बट इसको फ्यूचर में ये ज़रूर देखते हैं, बट इसको ये हाई कैपेक्स के साथ में एक अलग सेगमेंट की तरह ये प्रस्तुत करेंगे इस चीज़ को। पर करंटली इनका सिर्फ फोकस है सोलर डीसी के ऊपर, डीसी केबल्स के ऊपर, ताकि वो अच्छे से उसको यूज कर सकें और जो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सके उससे फ्यूचर कैपेक्स कर सकें यहाँ पे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के जो केबल्स हैं उसके ऊपर करंटली, लेकिन इनका इस पर कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और अगर हम नेक्स्ट इनके सेगमेंट जो ये लोग सोच रहे हैं कि उसको ग्रो करने की, तो वो है नेक्स्ट है जो डेटा के सेंटर्स के ऊपर। तो जैसा कि लास्ट हमने कॉन कॉल देखी थी, अगर आपको याद है, KEI इंडस्ट्रीज के बारे में, तो वहाँ पर भी उन्होंने बताया था कि उस कॉन कॉल के अंदर बताया था कि जो डेटा सेंटर है इंडिया में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड इंडिया में हो रही है इस बिज़नेस की या इस इंडस्ट्री की ग्रो होने की, तो वहाँ पे लगभग 8 से 10% का जो 8 से 10 या 8 से 9% के समथिंग जो टोटल एक्सपेंस होगा वो सिर्फ केबल केबल या वाइर से रिलेटेड बिजनेसेस पे होगा। तो यहाँ पर कंपनी भी चाहती है कि जो डेटा सेंटर है उसको ये लॉन्ग टर्म के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह ये लोग इसको देख रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने वेंडर रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टेप है उसका में भी पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। अब कंपनी का ये मानना है कि इस जो स्टोरी है, यानी कि नई जो स्टोरी है उसको स्टार्ट होने में करीबन लगभग 2 से 3 क्वार्टर का इनको टाइम लग सकता है, जो कि अभी ये जो नियर टर्म के अंदर इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म के अंदर इनका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कम से कम 2 से 3 क्वार्टर तो इनको रजिस्ट्रेशन वाली ये प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में ही लगेगा। जबकि और इनका बोलना है कि कुछ तरह के कुछ केबल जो डेटा सेंटर में काम आने वाली है वो अभी ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और कुछ को ये फ्यूचर के अंदर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हम यूएस मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो Q2 और Q3 के जितने भी इनके ऑर्डर है एक्सपोर्ट वाले वो अभी होल्ड पर है, क्योंकि जो यूएस वाला जो टैरिफ वाला जो मामला है अभी तक वो क्लियर नहीं है, इस वजह से अभी ये होल्ड पर है। और इनका ये मानना है कि जब भी ये चीज़ क्लियर होगी, ये सब नॉर्मल होगा, तो वहाँ से फिर इनको और अच्छी यूएस मार्केट से इनको ग्रोथ मिल सकती है, बट अभी एज ऑन डेट इनके पास में कोई भी यूएस का कोई ऑर्डर इनके पास में करंटली नहीं है। अगर डेप्थ की पोजीशन की बात करें तो कंपनी के ऊपर करंट जो बोरिंग्स है, यानी कि करंट जो डेप्थ है वो बड़ा है और जबकि इनके लॉन्ग टर्म वाले जो डेप्थ है वो ख़त्म हुए हैं या मतलब कम हो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने जहाँ पहले एलओसी देते थे, एलओसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट देते थे जिस पे इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता था, तो अब इन्होंने क्या किया है कि डायरेक्ट पेमेंट स्टार्ट कर दिया है क्रेडिटर्स को देना। और अभी इन पे जो बोरिंग्स है वो प्राइमरी इनकी वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस में है, तो इसकी वजह से ये जो वर्किंग कैपिटल है ये हर एक बिजनेस के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है वहाँ पर
इसका ऐसा सीन रहता है कि वहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये शॉर्ट टर्म बोरिंग हमेशा रहते हैं। अगर आउटलुक या गाइडलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो कंपनी ने कोई इस बार एनुअली कोई गाइडेंस अभी तक नहीं दी है, पर कंपनी बोल रही है कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ होगी उसका 1.5 टाइम्स, यानी कि अगर इंडस्ट्री में 6% की ग्रोथ है तो कंपनी लगभग 9% के आसपास ग्रो करेगी। अगर इंडस्ट्री में 10% की ग्रोथ आती है तो कंपनी 15% की ग्रोथ करेगी, यानी कि जितना भी इंडस्ट्री ग्रो करेगी उससे 1.5 टाइम्स कंपनी ग्रो करेगी, ऐसा कंपनी ने बोला है। और अगर देखा जाए तो कंपनी का बोलना है कि वो लगभग लगभग 15 से 20% का CAGR ये करेंगे, जो कि इन्होंने पहले भी किया है और आगे भी इस जो सेगमेंट इस जो CAGR है उसको ये बरकरार रखेंगे। वहीं अगर KPI जो के सॉरी KEI इंडस्ट्री जो कंपनी है, उन्होंने जो 17 से 18% की उनकी गाइडलाइन थी उसको रिवाइज किया है, और रिवाइज करके उन्होंने उस गाइडलाइन को 20% के CAGR पे बोला है। और आने वाले जो फ्यूचर है, यानी कि आने वाले 2-3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी का मानना है कि वो 20% से अपने आप को ग्रो करेंगे। अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो जैसा कि कंपनी ने बताया था कि H1 के अंदर EPC वाला जो एरिया है, EPC वाले जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे ड्यू टू हैवी मानसून और जो फेस्टिवल सीजन की वजह से। तो अब इनका जो फेस्टिवल सीजन है वो खत्म हो चुका है और मानसून भी ऑलमोस्ट उससे ये आगे बढ़ चुके हैं। तो कंपनी का अब ऐसा कहना है कि H2 जो इनका फाइनेंशियल जो H2 है ना, हाफ ईयरली है, उसके अंदर ये बहुत अच्छा करेंगे इनके बिजनेस को। और उसका रीज़न ये है कि और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, अगर आप कभी भी गवर्नमेंट कंपनीज़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या इस तरह के बिज़नेस से रिलेटेड होती है, वहाँ के अगर आप बैलेंस शीट उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि Q1, Q2 तो Q3, Q4 ऐसे जो मतलब 1 से लेके 4 तक उनकी जो एक्सपेंडिंग है, उनका बिज़नेस है, वो फर्स्ट क्वार्टर में कम होता है, सेकंड में उससे ज़्यादा होता है, थर्ड में ज़्यादा होता है, फोर्थ में जब फोर्थ क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर होता है, वहाँ पर वो बिज़नेस ज़्यादा स्पीड से होता है। तो यहाँ पर भी कंपनी का कहना है कि फर्स्ट हाफ में इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई क्योंकि कई सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे, बट जो H2 है यानी कि सेकंड हाफ ईयरली है, वहाँ पर इनके जो बिजनेस की ग्रोथ है रैपिडली इनको मिलेगी, तो इसका इनको बेनिफिट मिलेगा। अगर हम यहाँ पर और आगे बात करें कि कंपनी का ये कहना है कि जो उनका कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 10 से 15% के बीच में टोटल सेल्स का रहेगा, लेकिन अभी जैसे 15% है तो फ्यूचर में उम्मीद है कि 10 से 15% इसी रेंज के अंदर वो ऐसा होगा। और जो इनका जो एक्स मार्जिन मार्जिन ऑन द एक्सपोर्ट आर कंपेरेबल टू जो इनकी डोमेस्टिक सेल है उसके कंपेरेबल ही है। और अगर चैलेंजिंग और कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है जैसे कि यूएस में इशू है टैरिफ वाला, तो क्लियर या अनसर्टेन होने की वजह से वहाँ पे जो इनके ऑर्डर है Q2 और Q3 वाले वो अभी तक होल्ड पर है। और जैसा कि एक दूसरा चैलेंज था कि EPC वाले जो सेगमेंट है उसके अंदर हैवी जो मानसून है उसकी वजह से और फेस्टिवल की वजह से वहाँ पे डिले हो रहा है, तो ये इसके अभी करंटली दो चैलेंज कंपनी फेस कर रही है। और अगर इंडस्ट्री या कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी का जो स्ट्रेटेजिकली फोकस कर रही है कंपनी की प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा बिजनेस किया जाए और जो गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनसे डिपेंडेंसी को कम किया जाए, तो ये कंपनी का अभी करंटली फोकस है। दूसरा कंपनी को मतलब पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर मतलब ज़्यादा ग्रोथ लग रही है, उसके अंदर भी रिन्यूएबल वाला सेगमेंट है उसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ लग रही है, तो इसलिए कंपनी ने मतलब जो प्लांट सेटअप किया है उसमें सोलर DC केबल्स को मैन्युफैक्चर करने का कंपनी का प्रोजेक्ट है। और अगर हम बात करें जो इन कंपनी को जो एक्टिवली जो बेसिस पे जो क्लाइंट मिल रहे हैं वो है इनके सोलर केबल से रिलेटेड, मतलब जो इनके बायर है वो सोलर केबल खरीदना चाहते हैं, स्मार्ट मीटरिंग केबल्स खरीदना चाहते हैं। और जो इमर्जिंग मार्केट नया ट्रेंड आया है यानी कि डाटा सेंटर, वहाँ पे भी कंपनी का फोकस है और वहाँ से भी इनको लगता है कि इनको काफ़ी अच्छी डिमांड मिल जाएगी। तो अगर हम समरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो कंपनी डायनामिक केबल लिमिटेड है उसका H1 FY26 काफ़ी अच्छा रहा है, कंपेरेबल जो पहले के जो इनके हाफ ईयरलीज थे उनके उनके कंपेयर में। और दूसरा जो कंपनी की ऑर्डर बुक है अभी 721 करोड़ पे अभी होल्ड पर है, और फ्यूचर के अंदर भी इनकी जो मतलब जो बिजनेस बुक है यानी कि जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ेगी, बट अभी इनके कुछ ऑर्डर अभी प्लेसमेंट नहीं हो पाए, इस वजह से इनको नए ऑर्डर का जो ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे एग्जीक्यूशन होगा तो इनके नए ऑर्डर और इनको मिल जाएंगे। और कंपनी लगभग ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है 40 से 50 करोड़ के बीच में, और कंपनी का कहना है कि वो लगभग 15 से 20% के बीच में ग्रो करेगी। और कंपनी ने जो H1 है उसके अंदर जो फोकस किया है सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के जो कस्टमर हैं उनसे, और गवर्नमेंट पे से अपनी डिपेंडेंसी को कंपनी कम करना चाह रही है, और एक्सपोर्टिंग का 10 से 15% की रेंज में रहने वाला है कंपनी का कहना है।
तो ये कौन कॉल आपको कैसी लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस चैनल को। मैं लगातार इस चैनल पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आई होप आपको मेरी मेहनत दिख रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।